हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 18 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा रिलैक्स होकर। पीडीएफ और मॉक टेस्ट एप्लीकेशन को चेकआउट करो, क्रेजी जीके ट्रिक को। यहां पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस डे की अगर मॉक टेस्ट और पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक आइए शुरू करते हैं 18 मई का हमारा करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, चर्चा में रहा भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 ईस्वी में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, अभी पूरे देश में भोजशाला बहुत ही सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के धार में देखने को मिलती है भोजशाला। ये जो प्लेस है ना, एक धार्मिक स्थल है जो कि हिंदू और मुस्लिमों के मध्य में विवादित है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर ब्रांच है उसकी एक बेंच ने फैसला दिया है और भोजशाला को हिंदू सरस्वती मंदिर का दर्जा दिया है। हिंदू सरस्वती मंदिर माना गया है भोजशाला। तो ये जो फैसला है हिंदुओं के पक्ष में आया है। पूरे देश में काफी सुर्खियों में ही है। अगर हम भोजशाला का इतिहास देखते हैं तो भोजशाला मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है ना, पश्चिमी क्षेत्र, मालवा रीजन कहलाता है। मध्य प्रदेश का इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, धार, ये सब मालवा रीजन में आता है। मालवा पर कभी परमार वंश ने शासन किया है। परमार वंश का शासन था और इस वंश के एक प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा भोज। राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला का निर्माण करवाया था। धार उस वक्त धारा नगरी के नाम से जानी जाती थी और यह परमार वंश की राजधानी थी और शिक्षा का एक केंद्र भी था। तो राजा भोज ने धार में या धारा नगरी में भोजशाला एक संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थापित किया था। तो क्योंकि संस्कृत विद्यालय या फिर शिक्षा का केंद्र था तो संस्कृत विद्यालय के रूप में भोजशाला को स्थापित किया राजा भोज ने। परमार वंश के ये शासक रहे हैं। आपको ये कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि राजा भोज ने एक भोजताल नाम का शहर बसाया था और वही वर्तमान में भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ओके, तो ये इतिहास कहता है। अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। इंदौर जो बेंच है उसने कहा है कि भोजशाला मूल रूप से वाग देवी सरस्वती मंदिर है। देखिए क्या हुआ था कि कोई विवाद था हिंदुओं और मुस्लिमों के मध्य में। तो 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था जांच करने के लिए। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 80 से ज्यादा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जांच की और स्वीकार किया कि यहां पर अगर हम इसकी कॉलम देखते हैं, वॉल देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखते हैं तो ये पूरे हिंदू देवी देवता या फिर सनातन धर्म के चिन्ह इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो इसी के आधार पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और माना है कि राजा भोज द्वारा निर्मित यह एक सरस्वती मंदिर है, वाग देवी का मंदिर है। माता सरस्वती का ही रूप है वाग देवी। अब ये जो प्रतिमा है ना वाग देवी, क्योंकि ऐतिहासिक प्रतिमा है, 1034 में ये बना था मंदिर। अगर हम देखें तो राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। तो वाग देवी की जो प्रतिमा है क्योंकि वो ऐतिहासिक महत्व रखती है तो अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा उसे वो ब्रिटेन लेके चले गए थे और अभी ये जो प्रतिमा है वो ब्रिटेन में म्यूजियम में देखने को मिलती है। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वाग देवी की ये जो प्रतिमा है इसको जल्द से जल्द इंडियन गवर्नमेंट वापस लेके आए। ये भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मुद्दा क्या है। अब यहां पर मुस्लिम जो है इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं और हिंदू मानते हैं वाग देवी का मंदिर। तो इसी को लेकर अभी तक विवाद था। हालांकि 2003 में एक व्यवस्था की गई थी, दोनों पक्षों को अधिकार दिया गया था। मंगलवार को पूजा करने का हिंदू धर्म को अधिकार दिया गया था जो हिंदू धार्मिक मान्यता है उसके आधार पर, और शुक्रवार को यहां पर नमाज का भी अधिकार दिया गया था। तो अभी तक यह व्यवस्था चल रही थी लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये जो पुरानी व्यवस्था है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मुद्दा क्या है। और अगर हम भोजशाला की बात करते हैं तो यह क्षेत्र कहां देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के धार में। भोजशाला का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। इनका शासन 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के मालवा पर। इनके बारे में एक बहुत ही फेमस है, आपने देखा होगा, एक बोलते हैं हम कि एक वाक्य बहुत फेमस है जब आपने सुना होगा, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। ये जो एक लाइन है ना वो भी राजा भोज से ही कनेक्ट है।
मुझे पर्टिकुलर याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने दो शासकों को एक साथ युद्ध में हराया था। फिर बोल रहा हूं, पर्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा है डेटा, पर एक गंगे वंश के शासक थे और एक तेलप करके कोई शासक रहे, इनको हराया है एक साथ राजा भोज ने। ठीक है, तो वहां से निकल के आया, क्योंकि गंगे और तेलप इनको हराया, तो कहां राजा भोज, कहां गंगे और तेलप, तो ये आगे चलकर शॉर्ट में हो गया कहां गंगू तेली, है ना। तो ये जो लाइन है ना, ये भी राजा भोज से ही कनेक्टेड, तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर भी मुझे अभी बेसिकली याद नहीं आ रहा है, पर आप एक बार सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। 14 से 15वीं शताब्दी के समय में जब अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद खिलजी का शासन था, तब उनके समय में आक्रमण किया गया था इस क्षेत्र पर, और भोजशाला के काफी क्षेत्र को क्षतिग्रस्त किया गया था। तो यह भी एक इतिहास में प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यह है भोजशाला का इतिहास। राजा भोज, इनकी प्रतिमा आपको भोपाल में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भोजताल नगर की स्थापना का श्रेय, प्राचीन भोपाल जो है उसकी स्थापना का श्रेय राजा भोज को दिया जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये कार्य करती है। देश के जो प्राचीन स्मारक है, जो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनका संरक्षण करना और सर्वेक्षण करना, उसके लिए संस्था काम करती है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी संस्था की नींव रखी थी, संस्थापक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये कार्य करती है। आगे आइए, भारत ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा है? इंडिया ने काजीरंगा नेशनल पार्क कहां देखने को मिलता है? भारत के असम राज्य में। ठीक है, तो भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ छोड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में कछुए पर सेंसर लगाए गए और सैटेलाइट के माध्यम से कछुए की मॉनिटरिंग की जाएगी, है ना। ये जो कछुए की प्रजाति है पर्टिकुलर गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल जो है, ये कछुए की एक प्रजाति, आगे हम बात करेंगे। इसकी पीठ पर लगा दिया गया है एक सेंसर, सैटेलाइट से ट्रैक किया जाएगा। एक्चुअल में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से कछुए की पूरी गतिविधि, क्या क्या वो एक्टिविटीज कर रहा है, कहां कहां जा रहा है, उसके रहने का स्थान कैसा है, उसका नॉर्मली व्यवहार कैसा है, इन सभी को डिटेक्ट किया जाएगा, समझा जाएगा, ताकि इन फ्यूचर कछुए की ये जो प्रजाति है, जो कि आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? आईयूसीएन, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों का उल्लेख रहता है, जो या तो लुप्तप्राय हो चुकी है या फिर लगभग खतरे में। तो आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में कछुए की ये प्रजाति है ना, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो इन फ्यूचर इसके व्यवहार को समझकर इसका कंजर्वेशन किया जा सके, सारी डिटेल देखी जाएगी। मीटिंग का टाइम क्या है, कछुए की गतिविधि कैसी है, अपने पार्टनर से कैसा बिहेवियर है, तो इन सभी को आराम से डिटेक्ट किया जाएगा सॉरी, ट्रैक किया जाएगा और फिर इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया गया था अभी, है ना, उसके अवसर पर इसे छोड़ा गया है। तो साइंटिफिक नेम देखिए गंगा सॉफ्ट शेल टर्टल का, निल्सोनिया गंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। मीठे पानी की कछुए की एक प्रजाति है, दक्षिण एशिया की कुछ नदियों में देखने को मिल जाती है, वेटलैंड एरिया में भी ये पाई जाती है। भारत में भी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में इसका निवास स्थान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 का है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कब लाया गया था? 1972। इसके जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का जो 5 शेड्यूल है, इसमें स्पेशली पहला जो शेड्यूल है ना, वो कहता है कि किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, इस शेड्यूल में जो प्रजाति है उसको आप नहीं मार सकते। बहुत सारी जीवों की ऐसी प्रजाति है जिनको कंट्रोल करने के लिए मारने की जरूरत पड़ जाती है। इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत देशों में होता। मान लो कि कुत्ते बिल्कुल करोड़ों में कुत्ते हो गए, अब उनको कंट्रोल करना है तो भाई, और आक्रामक हो गए, रेबीज फैला रहे, क्या करोगे? मारोगे। तो इनके अलग अलग शेड्यूल बने, लेकिन ये जो कछुए की प्रजाति ना, शेड्यूल 1 में जो जीव है उसको चाहे कुछ भी हो जाए उसको हाथ नहीं लगा सकते किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में। आया समझ में? तो ये कछुए की प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है। ओके, आईयूसीएन के इंडेंजर्ड कैटेगरी में रेड डेटा लिस्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है।
1302 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखने को मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 1985 से। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया था। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सहदेव यादव। साउथ एशिया में वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप होती है उनको बढ़ावा देना, आयोजन करवाना, और साउथ एशिया में जो वेट लिफ्टिंग के लिए जो नियम है उनको बनाने वाली संस्था है साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो सहदेव यादव जो कि इंडिया ने इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के ये नए अध्यक्ष है, ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्यरत है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, अलग अलग काफी सारे पदों पर कार्यरत है, लेकिन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और एक है साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इन दोनों के अध्यक्ष के रूप में ये इंडियन है सहदेव यादव। देखिए ये संस्था है ना, मैंने आपको बता दिया क्या कार्य करती है। पर्टिकुलर इसका हेडक्वार्टर देखने को नहीं मिलता किसी भी पर्टिकुलर एक स्थान पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग समय में इसे लीड करती है। तो साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। इंडिया में जो काम करती है वेट लिफ्टिंग को संचालित करने के लिए वो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है। भारत में वेट लिफ्टिंग खेलों का आयोजन करवाना जिम्मेदारी है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और हेडक्वार्टर नोएडा में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। इजी है वैसे, इतना टफ नहीं था। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए कंप्लीट मैथ्स पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको अर्थमेटिक फाउंडेशन, एडवांस मैथ्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। 70 आवर मैथ्स रिवीजन मिल जाएगा आपको, 70 डेज मैथ्स कोर्स मिल जाएगा, कैलकुलेशन बूस्टर मिल जाएगा मैथ्स का, और इसके अलावा मैथ्स क्वेश्चन बैंक भी आपको इसमें इंक्लूड की गई है। तो मैथ्स का ऑल ओवर पैकेज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी के लिए आपके लिए ये अवेलेबल है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, हर टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी, टेस्ट आप लगा पाएंगे, मॉक टेस्ट, क्विज आपको सब इसी में मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपको हर्डल आ रहा हो एप्लीकेशन पर, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आगे आइए। मकाऊ में आयोजित 11th सांडा वर्ल्ड कप में भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? देखिए ये सांडा वर्ल्ड कप है ना, एक यूनिक सा लग रहा है नाम। और आपको पता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सांडा किस खेल से संबंधित शब्दावली? वुशु है ना, जो कि एक चाइना का मार्शल आर्ट एक गेम होता है। वुशु मार्शल आर्ट है चाइना का, उससे संबंधित है सांडा, है ना। मार्शल आर्ट में दो कैटेगरी होती है, दो अलग अलग गेम्स होते हैं प्रकार के, उसमें से एक है सांडा। तो ये वुशु जो है ना सांडा नाम का, इसका एक वर्ल्ड कप हुआ था 11th सांडा वर्ल्ड कप, और इसमें भारत के जिस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता ये है अपर्णा दहिया। अपर्णा दहिया ये हरियाणा राज्य से आती है, भारत में हरियाणा राज्य से, जिन्होंने सांडा वर्ल्ड कप के 11वें एडिशन में, जो कि चाइना के मकाऊ में आयोजित किया जा रहा है, इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अपर्णा दहिया। ठीक है, तो आयोजन कहां हो रहा है? आयोजन किया जा रहा है सांडा वर्ल्ड कप का मकाऊ, चाइना। इसमें विमेंस की 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, सांडा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है भारत की अपर्णा दाहिया ने। ओके, वियतनाम की खिलाड़ी को इन्होंने फाइनल में हराया। यह टूर्नामेंट 12 मई 2026 से शुरू हुआ है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है, और इसमें भारत का पहला गोल्ड है जो कि अपर्णा लेकर आई है। तो अपर्णा दाहिया ने मकाऊ में आयोजित 11th सांडा वर्ल्ड कप में विमेंस कैटेगरी में, जो 52 किलोग्राम विमेंस कैटेगरी है, उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वैसे सांडा वर्ल्ड कप में हमारा आखिरी जो गोल्ड आया था वो 2017 में आया था, पूजा कादियन लेकर आई थी। तब से 2017 से ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे पास गोल्ड नहीं आया था। अब इस जो सिलसिला है सूखा है, इसको तोड़ा है अपर्णा दाहिया ने। ठीक है, ये गोल्ड लेकर आई है इंडिया के लिए। वैसे देखिए वुशु में अगर हम देखें तो चाइना और वियतनाम जैसे देशों का ही डोमिनेंस है। तो अपर्णा जो मेडल लेके आई है ना, इससे भारत की भी स्थिति मजबूत हुई है। इसके अलावा जो रैंकिंग है वुशु रैंकिंग, उसमें भी भारत की रैंकिंग में अब सुधार होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
वुशु चाइना की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है, ठीक है ना। दो इसकी अलग अलग भागों में इसको पार्ट में बांटा गया है। एक है ताओलू, एक ये कैटेगरी होती है, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का ये मिश्रण है, जिसमें खिलाड़ी बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जंप, किक इनके बारे में बताता है और इनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाते हैं। एक तो हो गया ताओलू, दूसरा है सांडा। इसमें क्या होता है, फुल कॉन्टेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है, मतलब पंच, किक, घुस्से और बिल्कुल फाइट, प्रॉपर फाइट की जाती है और फाइट के आधार पर ही सामने वाले को पटकना, ये सब होता है। और ये कैटेगरी हो जाती है वुशु की, जिसे सांडा कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरी याद रखना, सांडा वुशु से संबंधित शब्दावली है, ये कभी पूछ ले तो सांडा वर्ल्ड कप ये 2 साल में एक बार होता है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है 2 साल में एक बार। इस बार 11th एडिशन है, चाइना के मकाऊ में आयोजित हो रहा है। शुरुआत 12 मई से हो चुकी है। इसका फर्स्ट एडिशन 2002 में शुरू हुआ था और पहला एडिशन शंघाई में आयोजित किया गया था, पहला एडिशन। तब से हर 2 साल में नॉर्मली आयोजित किया जाता है। कोविड के समय में कुछ समय आयोजित नहीं हुआ होगा, लेकिन नॉर्मली आयोजित किया जाता है 2 साल में एक बार। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, वुशु को इंटरनेशनली गवर्न करने वाली संस्था है। 1990 में स्थापना की गई और चीन के बीजिंग में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। किस वैश्विक संगठन ने विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट, इसे रिसेंटली जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अब सीधी सी बात है, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पर यह रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अलग अलग चीजों को लेकर कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, कुछ डेटा इन्होंने शेयर किया है डब्ल्यूएचओ ने, हम उसकी बात कर लेते हैं। पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कैजुअली हमको यह पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी करता है डब्ल्यूएचओ। अब जिस चीज को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय में 2020 से 2023 तक दुनिया भर में 22.1 मिलियन ज्यादा डेथ दर्ज की गई है। 22 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा डेथ देखने को मिली है इस टाइम फ्रेम में। मतलब जो नॉर्मल मरे हैं, वो जो नॉर्मल एक डेथ रेशियो होता है कि बुजुर्ग हो गए फिर मर गए, है ना, नॉर्मली युवाओं में भी भाई कि चलो एक औसतन तो मरते ही हैं, ये ठीक है, डेथ का एक डेटा होता है। लेकिन यहां पर कहा गया कि भैया औसत जो मरते हैं ना, जो नॉर्मली हर साल इस दुनिया से विदा होते हैं, उनके डेटा की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये अधिक मौतें हुई हैं 22.1 मिलियन इस टाइम फ्रेम में पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऑफिशियल डेटा से लगभग 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड में जो ऑफिशियल डेटा शेयर किया गया ना, उससे 3 गुना ज्यादा है जो ओरिजिनल मृत्यु हुई है। पेंडेमिक के कारण दुनिया की लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है या फिर जीवन प्रत्याशा जिसे कहते हैं, उसकी प्रगति भी रुकी है। मतलब जो एवरेज व्यक्ति जीते थे ना, अब वो एवरेज जो है ना, वो भी गिरता जा रहा है जीने का। मान लो पूरे वर्ल्ड में ऑन एवरेज अगर हम देखें तो लोग 70 साल जीते थे। ये एक रॉ डेटा है, ये परफेक्ट डेटा नहीं है। मान लेते हैं हम कि 70 साल जीते थे, तो इनका कहना है कि भैया अब वो जो एवरेज जीवन प्रत्याशा है वो और नीचे आ गई, मतलब उससे कम जी रहे हैं ऑन एवरेज लोग पेंडेमिक के बाद। एचआईवी के बारे में इन्होंने बताया कि 2010 से 2024 में एचआईवी इन्फेक्शन में लगभग 40% कमी आई है, क्योंकि वर्ल्ड के देश अवेयर हुए। वाटर और सैनिटाइजेशन की बात करें तो 2015 से 2024 के बीच में 961 मिलियन लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला है, ये एक पॉजिटिव साइन है। और 1.2 बिलियन लोगों को बेहतर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी दी गई है। सैनिटाइजर या फिर स्वच्छता की फैसिलिटी ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन लोगों को और बेहतर मिली है। हेल्थ केयर में 2022 में लगभग 1.6 बिलियन लोग, मतलब देखिए तो जो ऐसे लोग हैं जिनको मतलब एक बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं मिलती है, उन मतलब 1.6 बिलियन जो लोग हैं आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर स्पेंडिंग के कारण गरीबी की ओर धकेले गए। मतलब जितना खर्चा किया जा रहा है उनके द्वारा या फिर हेल्थ केयर के अभाव के कारण, उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण वो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। फिर वायलेंस अगर विमेन के अगेंस्ट देखें तो पूरे वर्ल्ड में 4 में से 1 महिला ऑन एवरेज इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार है, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में।
ठीक है। बच्चों के बारे में बताया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के 5.5% बच्चे पूरे वर्ल्ड में ओवरवेट हैं, वर्तमान में मोटापे के शिकार हैं। एयर पॉल्यूशन के कारण बताया गया है कि 2021 में लगभग 6.6 मिलियन डेथ एयर पॉल्यूशन के कारण हुई है, तो इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो ये कुछ डेटा है जो कि WHO ने रिलीज किया है। हालांकि ये डेटा इतना ज्यादा हमको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, मेंस लिखने जाते हैं जब पूछा जाता है, पर ये वनडे में नहीं डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो रिपोर्ट याद रखना किसने निकाली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। हेल्थ के लिए पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो काम करती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेयेसस इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 17 मई को। पहले ये अलग अलग मनाया जाता था, लेकिन 2006 से इसको एक साथ 17 मई को ही मनाने का डिसीजन लिया गया। उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि ये जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने लोगों को कितना ज्यादा जोड़ा है ना, कितना ज्यादा इंटीग्रेट किया है पूरे वर्ल्ड को। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। 2026 में डिजिटल लाइफलाइंस स्ट्रेंथनिंग रेसिलियंस इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की। कब मनाया जाता है? 17 मई को। इजी। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने किस महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, मतलब एक समझौता साइन किया? तो आप सभी को पता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अभी यूएई की यात्रा पर थे। वहां पर इंडिया और यूएई के मध्य में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये एक बहुत ही इंडिया का एक बहुत ही बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक मूव है ऐसे समय में जब क्रूड ऑयल की बहुत ही प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, है ना। रिसेंटली पेट्रोल डीजल पर भी प्राइस बढ़ाए गए हैं, हाइक किया गया है। तो क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम तो है, ये तो हम देख ही पा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 मई 2026 को अबू धाबी की यात्रा पर थे और वहां के जो प्रेसिडेंट है यूएई के, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके साथ एक द्विपक्षीय वार्ता में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई बढ़ाने को लेकर दोनों के मध्य में सहमति बनी है, इंडिया और यूएई के मध्य में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि रिसेंटली यूएई ने 1 मई को ओपेक की मेंबरशिप जो थी वो छोड़ दी। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह है। क्या होता है ना, जो देश उसका मेंबर है, जैसे यूएई था, तो उनका एक कोटा होता है कि हम इतना ही प्रोडक्शन करेंगे, क्रूड ऑयल का इतना ही प्रोडक्शन करेंगे। अब इससे क्या होता है कि वर्ल्ड में क्या है, एक तो रेट को स्थिर रखते और ये है कि भाई इतनी ज्यादा स्पीड में सप्लाई नहीं जाए कि रेट गिरने लगे क्रूड ऑयल के, क्योंकि सप्लाई तेज हो जाएगी, डिमांड उतनी की उतनी, रेट गिरते जा रहे हैं और हमको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि अब अपन इतना ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे। अब यूएई क्या हुआ है कि ओपेक से बाहर हो गया, तो इसके पास वो जो रिस्ट्रिक्शन था कि इतना ही करेंगे, वो रिस्ट्रिक्शन हट गया। अब ये अपनी इच्छा से, एक्चुअल में इसकी जो कैपेसिटी है ना, ओपेक में मेंबर होने के कारण ये अपनी कैपेसिटी को भी यूज नहीं कर पा रहा था। तो अब यूएई जब अपनी कैपेसिटी को यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करेगा तो ये दूसरे देशों में बेचेगा। अब यूएई से क्रूड ऑयल खरीदने के मामले में हम 4थे नंबर पर हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, यूएई भारत का 4था सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। हम सबसे 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यूएई से लेते हैं। अब इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है, तो अब इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी और क्रूड ऑयल इंडिया में और मार्ग खुल जाएंगे क्रूड ऑयल के इंडिया में आने के। तो यूएई के साथ ये बहुत अच्छी डील है। यूएई भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। एलपीजी जरूरतों का लगभग 40% इंडिया यूएई से आता है, तो इसीलिए ये डील साइन की गई है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि डील का उद्देश्य क्या है। भारत और यूएई के बीच में पहला स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज एग्रीमेंट 2018 में हुआ था और इसी के तहत मंगलुरु जो कर्नाटका में है 5 मिलियन बैरल से अधिक क्रूड ऑयल स्टोरेज की व्यवस्था इंडिया ने की थी। अब जो समझौता हुआ उसके तहत और क्रूड ऑयल रिजर्व इंडिया में बनाए जाएंगे। आगे आइए,
राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का इनॉग्रेशन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसका इनॉग्रेशन किया गया राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में राजस्थान का यह पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। एक वहां पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, खुशखेड़ा सालारपुर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर स्थापित किया जाएगा राजस्थान के भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अलवर जिले में। ओके, तो भारत की ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत की पहली ये एसएमई लीड सेमीकंडक्टर यूनिट है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, भारत की पहली जो स्मॉल इंटर मीडियम प्राइजेस है उसके नेतृत्व में ये पहली सेमीकंडक्टर यूनिट मानी जा रही है इंडिया की। एक कंपनी है जिसका नाम है सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि एक तो राजस्थान की भी पहली सेमीकंडक्टर प्लांट है और एसएमई लीड इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है पूरे इंडिया का। ठीक है, यहां पर मेमोरी चिप्स, फ्लैश स्टोरेज और अलग अलग जो सेमीकंडक्टर चिप की अलग अलग जो बोल सकते हैं हम कंपोनेंट है उनका निर्माण किया जाएगा। तो भारत का राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट राजस्थान के अलवर जिले में स्थापित किया जा रहा है। पर्टिकुलर अलवर याद रखो, नहीं तो भिवाड़ी पूछा जाए तो इसको भी याद रखिएगा। मई 2026 में किसने आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? मई 2026 में इराक के ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है अली फली कादिम अल जैदी। तो कादिम अल जैदी ये इराक जो कि एक मिडिल ईस्ट का देश है इसके नए प्रधानमंत्री बने। पहले भी हमने इनको डिस्कस किया था जब इन्होंने अनाउंस किया गया था इनको, अब इन्होंने फाइनली अपने पद की शपथ ली है और इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने अली फली कादिम अल जैदी। कादिम अल जैदी याद रख लो, काम हो जाएगा। ठीक है ना। इनसे पहले मोहम्मद सियाह अल सुदानी ये इस पद पर थे, पीएम के पद पर, इनको रिप्लेस किया है कादिम अल जैदी ने। अगर हम इराक की लोकेशन देखते हैं तो क्योंकि ये ईरान से लगा हुआ है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण। देखिए इराक की जो बाउंड्री है ना पूर्व में इराक से टच होती है और उत्तर में आते हैं तो तुर्की है, उत्तर पश्चिम में सीरिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पश्चिम में जॉर्डन से ये अपनी बाउंड्री बनाता है और दक्षिण में सऊदी अरेबिया से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और दक्षिण पूर्व में कुवैत इससे अपनी बाउंड्री बनाता है छोटी सी। तो ये सारे देश है इराक, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया और कुवैत, ये सारे देश है जो कि इराक से बाउंड्री शेयर करते हैं। इराक की कैपिटल है बगदाद। इसके नए पीएम कौन बने? अली फली कादिम अल जैदी। लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कहां मंजूरी दी गई है? इंडिया का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन, ये इसको मंजूरी दी गई है दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन का, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन। अभी तक इनके पुलिस स्टेशन नहीं थे, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स काम करती थी, लेकिन पुलिस स्टेशन पहला है इनका। कहां पर स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नशे की तस्करी को रोकना, ड्रग नेटवर्क को रोकना, युवा जो नशे की जाल में आ रहे हैं उनको रोकना, इस पुलिस स्टेशन को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। नॉर्मली हम एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के तहत यह काम करता है, ठीक है ना। और ड्रग ट्रैफिकिंग पर एक्शन लेना, ड्रग नेटवर्क को तोड़ना, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। और जो इसकी स्थापना है वो नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत की गई है। यह इंडिया में एक एक्ट है जो कि नशीले पदार्थों पर कार्रवाई के लिए या फिर यूज के नियंत्रण के लिए लाया गया था 1985 में। और यह कानून ड्रग जो तस्करी है, ड्रग तस्करी को रोकना या फिर नेटवर्क को तोड़ना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काम करता है। तो ये एक्ट है पर्टिकुलर नशीले जो सब्सटेंस है उनको बैन करने के लिए लाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और इसी के तहत एक संस्था का गठन किया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यह नेशनल लेवल पर काम करती है, एंटी ड्रग एजेंसी है इंडिया की,
नारकोटिक्स ड्रग पर प्रतिबंध लगाना, नियंत्रित करना, नेटवर्क को तोड़ना, अपराधियों को पकड़ना, ये सारे काम इसके। 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी गठित हुआ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। इजी। तो इनका जो पहला पुलिस स्टेशन है, ठीक है, किसका? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन, इंडिया का पहला, कहां स्थापित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो ये 18 मई के हमारे सभी करंट अफेयर हो गए। लास्ट डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेते हैं। मिजोरम अदरक मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा लॉन्च किया गया। मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस बने। एटोर गिडी त्योहार अरुणाचल प्रदेश की आदि कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, यह मनाया जाता है मई के तीसरे शुक्रवार को। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला या लेबोरेटरी सुविधा कहां शुरू की गई? तो इसे आईआईटी बॉम्बे में शुरू किया गया। अप्रैल 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो यह रही 8.30%। भारत के एआई आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पुर्तगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सर्विस किस संगठन के द्वारा शुरू की गई? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए भारत में शुरू की गई लोरमाल्जी थेरेपी चिकित्सा में किस दवा का उपयोग किया जाता है? डोनेनेमेब। और किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल 2026 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित किया गया। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए रिवाइज। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। भारत के नए पार्लियामेंट का डिजाइन बिमल पटेल ने बनाया था। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसे कहा जाता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, यह फसई के द्वारा जारी किया जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में कहा जाता है फसई। इधर हटू तो आंसर देख लेना, ठीक है, पॉज करके। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे नोट कीजिए। राजा भोज किस वंश के शासक थे? राजा भोज, ये तो आज ही पढ़ा है हमने, बता दोगे? अष्टदिग्गज किसके शासनकाल से संबंधित है? और आनंद मठ की रचना किसने की? सिंपल क्वेश्चन, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।